Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve MCQs related with the topic refraction of light at plane surfaces. This is the second part. In this part, we will cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. First question, the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. What will be its speed in diamond whose refractive index is 2.4? ओके, सो यहाँ पे लाइट की स्पीड दिया है एयर में, वो कितना है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है विच इज इक्वल्स टू 2.4. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इट इज इक्वल्स टू 2.4 विच इज गिवन. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर विच इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, it is given which is equals to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ये भी दिया है. अब हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, सो विच इज रिप्रेजेंट बाय V क्वेश्चन मार्क. ओके, अब इन तीनों में रिलेशन क्या है? सो रिलेशन इज V इज इक्वल्स टू C अपॉन म्यू. दिस इज द वेल नोन रिलेशन. This one is the velocity of that light inside the medium whose refractive index is a mu. What is C? It is the velocity of light in a vacuum. So ये values हम यहाँ पे substitute कर देते हैं. C की value कितना है? 3 into 10 to the power 8 upon mu की value कितना दिया है? It is equals to 2.4. जब इसको हम solve करेंगे, solve करने के बाद ये value आएगा 1.25 into 10 to the power 8 meter per second. So this is the velocity of light inside the diamond. Option C is correct one. Next question. A mark at the bottom of a liquid appears to rise by 0.1 meter. The depth of the liquid is 1 meter. The refractive index of the liquid is, there are 4 options are given. हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड. ओके, सो यहाँ पे सिचुएशन कैसा है देख लीजिएगा. सिचुएशन इज लाइक दिस वन. यहाँ पे हम वाटर को इमेजिन कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज द वाटर. अब यहाँ पे एक मार्क है बॉटम पे. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज दैट मार्क. अब यहाँ से लेके एक्चुअल वो मार्क जो भी है वो कितने डेप्थ पे है? सो इट इज एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर. सो यहाँ से लेके सरफेस से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 1 मीटर. ओके, दिस इज द एक्चुअल डेप्थ. सो सरफेस से लेके वो मार्क तक का एक्चुअल डेप्थ जो भी है इट इज रिप्रेजेंट बाय H. दिस इज द एक्चुअल डेप्थ विच इज इक्वल टू 1 मीटर विच इज गिवन. ओके, अब जो भी ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, यहाँ से ऑब्जर्वर जो भी देख रहा है इस मार्क को, तो वो उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो भी मार्क है ये थोड़ा ऊपर राइज हुए दिख रहा है. ओके, तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है देखिए, अ मार्क एट द बॉटम ऑफ लिक्विड अपीयर्स टू राइज बाय 0.1 मीटर, यानी वो कितना राइज होते हुए दिख रहा है? 0.1 मीटर. सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है, so that distance from this point to this point, this one is equals to 0.1 मीटर. और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था? It is equals to 1 मीटर. तो अब इस ऑब्जर्वर को ये कितना अपरेंट डेप्थ जो भी है यहाँ से कितना अपियर हो रहा है सरफेस से? सो इट इज इक्वल्स टू 1 minus 0.1, इट इज इक्वल्स टू 0.9. सो देयरफॉर इन दिस केस अपरेंट जो भी डेप्थ है which is represented by H dash which is equals to 1 minus 0.1 which is equals to 0.9 मीटर. So उस ऑब्जर्वर को वो मार्क इतने ही डेप्थ में दिख रहा है, वो अपीयर हो रहा है, लेकिन एक्चुअल डेप्थ कितना है? 1 मीटर. ओके, तो अब यहाँ पे
उसका उस लिक्विड का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, जब हमने थ्योरी लर्न किया था उस वक्त हमें इन तीनों में रिलेशन हमने एक पढ़ा था। सो व्हाट इज दैट रिलेशन? रिलेशन इज म्यू इज इक्वल्स टू h अपॉन h dash. What is h? It is equals to 1 meter actual depth. What is h dash? 0.9. It is a apparent depth 0.9. जब इसको हम डेसिमल पॉइंट इस साइड शिफ्ट करेंगे दोनों जगह पे तो ये होगा 10 अपॉन 9. सो दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट लिक्विड 10 अपॉन 9. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. Next question. The distance traveled by light in glass having the refractive index 1.5 in a nanosecond will be. There are 4 options are given. Okay. So यहाँ पे देखिए लाइट किस में ट्रैवल हो रहा है? ग्लास में. उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5. अब नैनो सेकंड यानी 1 नैनो सेकंड में लाइट कितना ट्रैवल हो रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. नैनो सेकंड मीन्स 10⁻⁹ सेकंड. ओके, सो लेट अस इमेजिन दैट दिस वन इज अ ग्लास. लाइट ट्रैवल इन दिस वे. ओके, यहां से लाइट ट्रैवल हो रहा है. सो जब लाइट ट्रैवल हो रहा है एयर मीडियम से लेके डेंसर मीडियम में, दिस इज द एयर मीडियम, दिस वन इज अ ग्लास. ओके, सो ग्लास को हम डेंसर मीडियम कंसिडर करेंगे. उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू 1.5. ओके, सो जब भी लाइट ट्रैवल होगा फ्रॉम एयर मीडियम टू, जिसको हम रेयर मीडियम बोलेंगे, सो एयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. ओके, तो वो लाइट जो भी ट्रैवल हो रहा है यहाँ पे, सो वो उस लाइट की स्पीड इनसाइड द डेंसर मीडियम और उस लाइट की स्पीड इनसाइड द रेयर मीडियम ये डिफरेंट होगा. ओके, सो यहाँ पे लेट अस इमेजिन दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इनसाइड द एयर it is equals to c which is equals to 3 into 10⁸ meter per second, or velocity of that light inside the glass which is equals to v. okay, so यहाँ पे 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा. so first one is the c, that is the velocity of light in air. this is the velocity of light inside the medium, glass medium, and this is the refractive index. इन तीनों में एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं. दैट रिलेशन इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू c अपॉन म्यू. द वेलोसिटी ऑफ लाइट इनसाइड द मीडियम इट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ एयर और वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन. अब मान के चलिए कि t इतने टाइम इंटरवल में जो भी लाइट है इट ट्रैवल्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है. ओके, जो भी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है उस डिस्टेंस को हम x रिप्रेजेंट करेंगे. यहां से लेके यहां तक जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिस्टेंस हम x कंसिडर करेंगे. वो डिस्टेंस कितने टाइम इंटरवल में वो लाइट ट्रैवल कर रहा है? t इतने टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? x. उस लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम में कितना है? इट इज इक्वल्स टू v. तो ये तीनों में एक रिलेशन है. दैट रिलेशन इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू x अपॉन t. v इज इक्वल्स टू x अपॉन t. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू v into t. okay, x is equals to v into t, but we already know that v is equals to c upon mu. तो c upon mu into t. अब सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इट इज इक्वल्स टू 3 into 10⁸ अपॉन म्यू की वैल्यू यहाँ पे दिया है विच इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू t की वैल्यू कितना है? 10⁻⁹. दिस इज द नैनो सेकंड. ये नैनो सेकंड में है t की वैल्यू. ओके, सो जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये देखिए यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा और ये 10⁻⁻1 आएगा. ओके, सो 2 into 10⁻⁻1 which is equals to 0.2 मीटर. अब 0.2 मीटर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं सेंटीमीटर में? 20 सेंटीमीटर.
ओके, सो ये होगा 20 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा लाइट इन 1 नैनोसेकंड इनसाइड दिस मीडियम। द ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम taken by sunlight to cross a 5 millimeter thick glass plate। उस ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे दिया गया है विच इज इक्वल टू 3/2 यानी 1.5 इज। देयर आर 4 ऑप्शंस आर गिवन। ओके, तो सनलाइट को एक ग्लास में से क्रॉस करना है जिस ग्लास का थिकनेस कितना है 5 मिलीमीटर। ओके, तो वो 5 मिलीमीटर इतना थिकनेस का ग्लास प्लेट को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगाएगा। ओके, सो इसके पहले जो भी फॉर्मूला यूज किया था हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, वो यूज करना है, सॉरी। सो दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट द x इज इक्वल्स टू c अपॉन म्यू इनटू t। ओके, इसके पहले क्योंकि सेम सिचुएशन है जैसे लास्ट प्रॉब्लम में था। लास्ट प्रॉब्लम में एक ग्लास दिया था, ग्लास प्लेट दिया था, यहाँ पे भी ग्लास प्लेट है, वहां पे हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। सो यहाँ पे टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम की वैल्यू कितना आएगा, टाइम इट इज इक्वल्स टू x अपॉन c इंटू म्यू या म्यू बाय c इंटू एक्स, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है। सो x की वैल्यू हमें पता है, व्हाट इज x, इट इज इक्वल्स टू 5 मिलीमीटर। म्यू की वैल्यू दिया है, इट इज इक्वल्स टू 3/2। सी की वैल्यू वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो एक्स की वैल्यू है 5 मिलीमीटर, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मिलीमीटर था, अपॉन 3 इंटू 10⁻8 नॉट माइनस 10⁸ इंटू 1.5 यानी 3/2। सो यहाँ पे 3 गेट कैंसल, 3 गेट कैंसल, 5/2 कितना होगा ये 5/2 इट इज इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ है, 10⁸ ऊपर आता है तो 10⁻8 होगा, 10⁻8 माइनस 3 10⁻11। Okay, so this can be written as 0.25 into 10⁻⁻10 क्योंकि आंसर मोस्ट ऑफ द आंसर 10⁻⁻10 में है तो उसको हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ओके, सो सेकंड, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर 0.25 into 10⁻⁻10। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, 0.25 into 10⁻⁻10 सेकंड। Next question, light of wavelength is 7200 angstrom in air. It has a wavelength in glass having the refractive index 1.5 equal to। ओके, तो उस ग्लास के अंदर उस लाइट का वेवलेंथ कितना होगा जिसका वेवलेंथ एयर में 7200 एंगस्ट्रॉम है। ओके, सो यहाँ पे एक इक्वेशन आपको याद होगा, equation is nothing but the mu is equals to, this mu is nothing but the refractive index of glass with respect to air, refractive index of that glass with respect to air, it is equals to lambda air upon lambda inside the glass। Okay, so lambda of that light inside the air upon lambda of that light inside the glass, इनका रेशियो इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है वो देख लीजिएगा। म्यू की वैल्यू दिया है विच इज इक्वल्स टू 1.5, लैम्बडा दैट इज द वेवलेंथ इन एयर दिया है विच इज इक्वल्स टू 7200 एंगस्ट्रॉम। हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट इनसाइड द ग्लास, यानी ये हमें निकालना है। सो देयरफॉर लैम्बडा suffix g it is equals to lambda a upon mu। बहुत ही सिंपल सा ये प्रॉब्लम है। सो लैम्बडा a की वैल्यू है 7200 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 अपॉन म्यू की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 1.5।
जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितना आना चाहिए? सो 72 डिवाइडेड बाय 1.5 इट इज इक्वल टू 48 आना चाहिए. सो 4800 इंटू 10⁻⁻10 into 10⁻⁻10 which is equals to 4800 angstrom unit. So this is the wavelength of that light inside the glass medium. So option B is correct one. Next question. A ray of light traveling inside a rectangular glass block of refractive index √2 is incident on the glass air surface at an angle of incidence of 45 degree. ओके, सो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रैवल हो रहा है? देखिए, ग्लास में से एयर में, यानी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना. ओके, ग्लास ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. The refractive index of air is 1. Under these conditions, the ray, first option, will emerge into the air without any deviation. Second option is will be reflected back into the glass. Third option is will be absorbed. And fourth option is will emerge into the air with an angle of refraction equals to 90 degree. ओके, इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? द सिचुएशन इज लाइक दिस वन. दिस इज अ, लेट अस इमेजिन दैट दिस वन इज अ दैट स्लैब जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं. ओके, सो ग्लास है ये, और लाइट जो भी है इट इज ट्रैवलिंग इन दिस वे. सो लाइट इज इंसिडिंग which makes an angle 45 degree with the what? With the normal. So let us imagine that this one is a normal. Okay, so यहाँ पे ये जो भी एंगल बन रहा है, this angle is equals to 45 degree. This is called as an angle of incidence. And this जो भी यहाँ से आउटपुट आएगा, ओके, रेस जो भी इमर्ज आउट होगा, अब वो रेस कहाँ से इमर्ज आउट हो रहा है? क्या वो 90 डिग्री बना रहा है नॉर्मल को, यानी लास्ट ऑप्शन? क्या वो इसी में रिफ्लेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन. क्या वो वहीं पे एब्सॉर्ब हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन. क्या विदाउट डेविएशन वो स्ट्रेट चला जाएगा? ओके, फर्स्ट ऑप्शन. ऐसे चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं. ओके, तो यहाँ पे इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. अभी मैं रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँगा. ओके, सो क्या दिया है? सबसे पहले दिया है उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ग्लास ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू एयर. सो विथ रिस्पेक्ट टू एयर, उस ग्लास ब्लॉक का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज रिप्रेजेंट बाय म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू ए. उसकी वैल्यू कितना दिया है? इट इज इक्वल टू √2. अब ये अगर √2 दिया है, सो यहाँ पे मैं और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता हूँ विच इज इक्वल टू म्यू ए with respect to G, and a refractive index of that air with respect to G, it should be equals to 1/√2 होना चाहिए. ओके, अब देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर I है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर हम R लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं. दैट इक्वेशन इज इक्वल्स टू म्यू A with respect to G, which is equals to sin of I upon sin of R. अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितना है? 45 डिग्री है. तो sin of I, ओके, sin of 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होगा. इट इज इक्वल टू 1/√2 होगा. अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये भी 1/√2 है, और साइन ऑफ आई की वैल्यू यानी साइन ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आ रहा है. इसका मतलब क्या है? साइन ऑफ आर, इसका मतलब है साइन ऑफ आर, इसकी वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 1. अब साइन ऑफ आर शुड बी इक्वल्स टू साइन ऑफ आर. व्हाट इज आर? इट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, शुड बी इक्वल्स टू 1. अब
Sine of which angle is equals to 1? The answer is that R, that angle should be equals to 90 degree. So therefore R is equals to 90 degree. ओके, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए. तो ये जो भी रे है वो रे कुछ इस तरीके से यहां से आउट बाहर निकलेगा. ओके, सो वो कितना एंगल यहां पे बना रहा है? दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे. सो यहां पे ये कितना एंगल बन रहा है? विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विल इमर्ज इन द एयर विथ एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ लाइट वेव्स गोज फ्रॉम एयर इनटू वाटर, द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज इज इट्स. फर्स्ट ऑप्शन इज स्पीड, सेकंड ऑप्शन इज एम्पलीट्यूड, थर्ड ऑप्शन इज फ्रीक्वेंसी एंड फोर्थ ऑप्शन इज वेवलेंथ. जब भी लाइट ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ओके, जब भी लाइट ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, दिस इज द रेयर मीडियम क्योंकि एयर मीडियम है, और ये वाटर मीडियम है, दिस इज द डेंसर मीडियम. जब भी लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम या डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तब वहां पे क्या चेंज होता है? स्पीड चेंज होता है. ओके, एम्पलीट्यूड उसका चेंज होगा, 100% चेंज होगा. फ्रीक्वेंसी उसका चेंज नहीं होगा और वेवलेंथ उसका चेंज होगा. तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेट होगा तो उस वक्त, या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो रिफ्रैक्ट होगा, उस वक्त उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी होता है इट इज रिमेन्स कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी हमेशा उस लाइट की कांस्टेंट होगा, वो किसी भी मीडियम में हो. उसका स्पीड चेंज होगा, उसका वेवलेंथ चेंज होगा, उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज इज इट्स फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the refractive index of a piece of transparent quartz is greatest for. ओके, तो एक चीज दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा कि कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड होता है जो लाइट उसमें से पास हो रहा है उसके ऊपर. ओके, क्योंकि अगर हम उस ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज में से रेड लाइट को पास करते हैं, वायोलेट लाइट को पास करते हैं, ग्रीन लाइट पास करते हैं या येलो लाइट पास करते हैं, तो सबके लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होता है उस ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज का वो डिफरेंट होगा. अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम कंसिडर करके चलते हैं म्यू से और वेवलेंथ कंसिडर करते हैं लैम्बडा से, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में ये रिलेशन है कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्बडा. यानी जितना वेवलेंथ उस लाइट का जो उसमें से पास हो रहा है वो ज़्यादा होगा, उतना उस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. ओके, तो अब अगर हम बात करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम की, जिसमें ये सभी लाइट्स हमें मिल जाते हैं, रेड हो, वायलेट हो या ग्रीन हो या येलो हो, तो सबसे ज़्यादा इनमें से वेवलेंथ किसका हो रहा है? तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का. अगर रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसके लिए उस ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए. अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सभी लाइट्स की, तो सभी में से जो भी वायलेट है, इस लाइट का वेवलेंथ जो भी है वो सबसे कम होता है. इट इज़ इन द रेंज ऑफ 380 नैनोमीटर. ओके, या 3800 एंगस्ट्रॉम. तो ये जो भी वायलेट लाइट है इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है. अगर वेवलेंथ सबसे कम है तो उसके लिए म्यू की वैल्यू कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू रेड, ग्रीन एंड येलो. तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज इज द ग्रेटेस्ट फॉर वायोलेट लाइट एज कंपेयर टू रेड, ग्रीन एंड येलो. Next question. A monochromatic beam of light
passes from a denser medium into a rare medium, denser medium से rare medium. As a result, its velocity decreases, first option is its velocity increases, second option is its velocity decreases, third one its frequency decreases and last one its wavelength decreases. अब देखिए, एक मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट है जो ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू द रेयर मीडियम. अब जैसे वो डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, उसका वेवलेंथ बढ़ना चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए. मैं रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट. जब भी लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम उस लाइट का जो भी स्पीड है इन रेयर मीडियम इट शुड बी लार्ज. उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा रेयर मीडियम में एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम, उसके फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा. तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है. सो इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन. इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, ये नहीं होगा. इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ये तो चेंज होता ही नहीं है. इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस, उसका वेवलेंथ भी बढ़ेगा. यानी ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. Last question on this topic. A plain glass slab is kept over various colored letter. The letter which appear least rise is. Okay. So यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. क्या हुआ, यहाँ पे अलग अलग कलर्स के रेड, उसके बाद ब्लू, उसके बाद यहाँ पे जो भी दिया है वो दिया है, मैं अलग से समझा रहा हूँ आपको. ओके, ऐसे कुछ अलग अलग कलर्स से यहाँ पे लेटर्स रखे हैं और उसके ऊपर हम एक ग्लास स्लैब को रखने वाले हैं लाइक दिस वन. एक ग्लास स्लैब को हमने यहाँ पे रख दिया. ओके, ये लेटर्स एक ही लाइन में थे. अब ये लेटर्स जो भी है ये अलग अलग हाइट पे आपको दिखेंगे, जैसे अगर आप ऊपर से उनको देखते हो तो. अब ये जो भी है एग्जैक्टली कौन सा लेटर कितने हाइट पे दिखेगा, क्या सभी सेम लेवल पे दिखेंगे? तो आंसर इज दैट नो, क्योंकि ये जो भी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ओके, सो ये रेड कलर का है, इसका वेवलेंथ डिफरेंट है. इसका ये जो भी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसका वेवलेंथ डिफरेंट होगा. सभी का वेवलेंथ यहाँ पे डिफरेंट होगा. अब सभी का वेवलेंथ अगर डिफरेंट है तो अलग अलग लाइट के लिए इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये डिफरेंट होगा. ओके, तो लेट अस इमेजिन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक जनरल इक्वेशन अगर हम लेते हैं, इफ वेवलेंथ ऑफ दैट लाइट ट्रैवलिंग थ्रू दिस ग्लास स्लैब इज लैम्बडा और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर है म्यू. ओके, अब यहां से वो एक्चुअली सभी लेटर्स कितने डेप्थ पे है, तो इट इज अ एच. और जो भी अपीयर हो रहे हैं अलग अलग लेटर्स अलग अलग हाइट पे अपीयर्स होंगे, तो जो भी अपरेंट उसका ये है दैट इज रिप्रेजेंट बाय एच डैश. ओके, तो सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन क्या है वो देख लेते हैं. जैसे कि हमने इसके पहले भी देखा था कि म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ. और एक इक्वेशन आता है म्यू इज इक्वल्स टू एच अपॉन एच डैश. म्यू इज इक्वल्स टू एच अपॉन एच डैश. व्हाट इज एच? इट इज एक्चुअल डेप्थ, यानी यहां से लेके उस लेटर का एक्चुअल डेप्थ है. एच डैश इज नथिंग बट द सरफेस से लेके वो कहाँ पे अपीयर हो रहा है. मान के चलिए कि ये वाला पहले सबसे पहले यहाँ पे था, तो इसका एक्चुअल डेप्थ कितना है? एच. अब ये जब हम ऊपर से देख रहे हैं उस ऑब्जर्व को वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है. सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ, दिस इज रिप्रेजेंट बाय एच डैश. अब यहाँ पे सभी के लिए h सेम है, तो h डैश इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ. अब ध्यान से देखिएगा, h डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ. ओके, अब इन दो इक्वेशन को आप जब स्टडी करेंगे, जिस लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है, जिस लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है उस लाइट के लिए म्यू की वैल्यू कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए. ओके, अब इनमें से किस लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा? तो रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगा. ओके, अगर रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है तो म्यू की वैल्यू कम.
यानी उस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड लाइट ये लेस होगा एज कंपेयर टू द अदर लाइट्स। ओके, अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो एच डैश की वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। व्हाट इज एच डैश, इट इज अपरेंट डेप्थ। तो यहां से लेके यहां तक का जो भी डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, किसके लिए, रेड लाइट के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ये जो भी राइज हो रहा है ये सबसे कम होगा। तो जो भी राइज हो रहा है वो सबसे कम किसके लिए होगा, वो रेड लाइट के लिए होगा। अगर किसी और लाइट की बात करते हो, फॉर एग्जांपल वायलेट लाइट, सो वायलेट लाइट का सबसे कम वेवलेंथ है इस पूरे इसमें। अगर उसका वेवलेंथ कम है, अगर उसका वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लाइट के लिए ज्यादा होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली यहां पे एच डैश की वैल्यू कम होगा। यानी एच डैश की वैल्यू कम, यानी वो यहीं पे अपीयर हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपीयर हो रहा है क्योंकि एच डैश की वैल्यू कम है। अब एच डैश की वैल्यू अगर कम है, ओके, तो ये जो भी राइज है वो ज़्यादा है। तो जो भी हम डिस्कशन यहाँ पे किया उसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि रेड लाइट का राइज बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द अदर वन। ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे जिस तरीके से हम हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसमें अगर कुछ और चेंज करना चाहिए तो आप कमेंट्स करके मुझे लिख सकते हो या मेल भी कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।